पेरू, जिसे कभी लैटिन अमेरिका की विकास की मिसाल माना जाता था, अब अंदर से टिक नहीं पा रहा है। 2023 की शुरुआत में पेरू में हालात बेकाबू थे, राजनीतिक और सामाजिक दोनों ही स्तर पर। सड़कों पर हजारों लोग विरोध कर रहे थे, हवाई अड्डों पर कब्जे हो गए और हाईवे जाम थे। कुछ ही हफ्तों में सुरक्षा बलों से झड़पों में 60 से ज्यादा लोग मारे गए। कुस्को में फंसे सैलानी मदद के लिए हाथ पांव मार रहे थे, तो लीमा की सड़कों पर बख्तरबंद टैंक घूम रहे थे, जैसे कोई युद्ध फिर लौट आया हो। पर यह बस एक विरोध प्रदर्शन नहीं था, ये दशकों की असमानता, उपेक्षा और गुस्से का फूटना था। 7 दिसंबर 2022 को राष्ट्रपति पेड्रो कास्टिलो, जिन्हें एक गांव के स्कूल टीचर से नेता बने, ने महाभियोग से कुछ घंटे पहले ही कांग्रेस भंग करने की कोशिश की। उनकी ये नाकाम स्वयं क्रांति उन्हें गिरफ्तार करा गई। इस गिरफ्तारी ने देश भर में रोष की लहर ला दी, खासकर आदिवासी और ग्रामीण इलाकों में, जो मानते थे कि कास्टिलो ही उनके पहले असली प्रतिनिधि थे। El pueblo, nada más, no tenemos autoridades, no tenemos nada, es una vergüenza nacional, todo este corrupto se han vendido, han traicionado a nuestro presidente Pedro Castillo, él no es comunista, no es corrupto। लेकिन सत्ता में बैठे लोग जल्दी ही कास्टिलो की जगह उनकी उपराष्ट्रपति दीना बोलुआर्ते को राष्ट्रपति बना बैठे। वही दीना जिन्होंने कांग्रेस का समर्थन बांटते हुए कास्टिलो के खिलाफ मोर्चा संभाला था। लीमा के किसी को यह व्यवस्था ठीक लगी, लेकिन एंडीज के ग्रामीण इलाकों में लोगों ने इसे धोखा समझा। विरोध सिर्फ कास्टिलो तक सीमित न रहकर दशकों तक अनसुनी रही शिकायतों का इजहार बन गया। पेरू गहराई से विभाजित देश है। राजधानी लीमा की चमचमाती बस्तियां और पूनो या याकुचो जैसे पहाड़ी इलाकों का साधारण जीवन ऐसा लगता है जैसे दो अलग अलग दुनिया हो। ये फर्क सिर्फ जियोग्राफी का नहीं, जातीय, आर्थिक और ऐतिहासिक भी है। आदिवासी, खासकर एंडीज और अमेजन के इलाके, केंद्र सरकार की उपेक्षा से सालों से नाराज हैं। जहां लीमा के धनी लोग नई नई सड़कें और बुनियादी सुविधाएं पाकर शहर में आराम से जीते हैं, वहीं ग्रामीण इलाकों में अभी भी अस्पतालों में दवाइयां नहीं, साफ पानी नहीं और रास्ते तक ठीक नहीं है। पेरू की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेटिक्स के अनुसार ग्रामीण इलाकों में करीब 38% लोग अब भी गरीबी में जीते हैं। 2021 के राष्ट्रपति चुनाव ने ये दरार पहले से भी साफ कर दी थी। एक तरफ थे ग्रामीण स्कूल टीचर पेड्रो कास्टिलो, दूसरी ओर पूर्व तानाशाह अल्बर्टो फुजिमोरी की बेटी कीको फुजिमोरी। ये मुकाबला पहचान की लड़ाई बन गया। कास्टिलो ने सिर्फ 44,000 वोटों से जीत हासिल की, मतलब 0.25% से भी कम अंतर। लेकिन जीत की ये छोटी सी संख्या भी भावनाओं का बड़ा विभाजन पेश कर गई। ग्रामीण अंडीज में उन्हें 90% वोट मिले, तो शहरों में कीकों का बोलबाला था। अभिजात वर्ग ने उन्हें कम्युनिस्ट कहा, गरीबों ने उन्हें आशा बताया। लेकिन ये आशा कुछ महीनों में अराजकता में बदल गई। महज 16 महीनों में उन्होंने 50 से ज्यादा मंत्रियों को बदला, लगभग हर 10 दिन में एक। उनकी पार्टी टूट गई, भ्रष्टाचार के आरोप बढ़े और कांग्रेस ने हर बड़े बिल को रद्द कर दिया। लीमा के टॉक शो उन्हें अक्षम बताते तो अंडीज वाले सोचते रहे कि राजधानी उनकी आवाज दबा रही है। नेपोटिज्म और रिश्वत के मामले नियमित हेडलाइन बन गए। दिसंबर 2022 में ये झमेले चरम पर पहुंच गए। कास्टिलो को महाभियोग से पहले हटाया गया, लेकिन राजधानी के बाहर गुस्सा फूटा। इंस्टीट्यूटो दे एस्टूडियोस पेरुआनोस के सर्वे के मुताबिक 2023 की शुरुआत में 70% से ज्यादा लोग नई राष्ट्रपति दीना बोलुआर्ते से नाराज थे, खासतौर पर दक्षिणी क्षेत्रों में, जहां लीमा की राजनीति पर भरोसा लगभग खत्म हो चुका था। ये नाराजगी सिर्फ उस वक्त की नहीं थी, बल्कि पिछले वादों की टूटन का एहसास थी। स्टैटिस्टिक्स इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट बताती है कि 2023 में गरीबी फिर बढ़कर 29% हो गई। ग्रामीण क्षेत्रों में ये 40% तक है और 4 ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 80% से ऊपर। वहां अभी भी पीने का साफ पानी, बिजली या मोबाइल सिग्नल नहीं। चरम गरीबी 5.7% है, यानी लगभग 20 लाख लोग एक महीने में $68 से भी कम पर जी रहे हैं। जबकि लीमा में लग्जरी कार के शोरूम हैं। स्वास्थ्य और इंटरनेट कनेक्शन की कमी ने महामारी में स्कूल बंद रहने से
2 साल की पढ़ाई दर्दनाक बना दी। आर्थिक नुकसान भी भारी है। 2023 में जीडीपी 0.6% सिकुड़ गया। पैंडेमिक के बाद का सबसे बुरा साल। निवेश रुक गया, विदेशी कंपनियां पीछे हट रही है। महंगाई 2022 में 8.5% पर थी। 2023 में थोड़ी कम हुई, पर ग्रामीण इलाकों में खाने पीने की कीमतें आसमान छू रहीं। वर्ल्ड बैंक ने चेतावनी दी कि राजनीति की ठहराव 2024 में जीडीपी वृद्धि से 1-2% और छीन सकता है। बेरोजगारी, खासकर युवा और महिलाएं, अनौपचारिक सेक्टर में उच्च बनी हुई है। खनिज, पेरू की आर्थिक जान अब हमले की नजर में है। देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तांबा उत्पादक है, लगभग 10% ग्लोबल सप्लाई, लेकिन सबसे मुनाफे वाली खानियां आदिवासी इलाकों में है। दशकों की पर्यावरणीय तबाही, वादाखोरी और कंपनियों की बेपरवाही ने इन समुदायों को खनन के खिलाफ खड़ा कर दिया। 2023 में ही 200 से ज्यादा प्रदर्शन या ब्लॉकाज हुए। कई खानाएं बंद रहीं। उत्पादन में देरी आम हो गई। कंपनियां अब भारी सुरक्षा चाहती है, जिससे स्थानीय लोगों का भरोसा और टूट रहा है। जो मॉडल पहले पेरू को तरक्की देता था, अब उसे अंदरूनी उपनिवेशवाद कहा जाने लगा है। उत्तर सियरा में मार्च 2025 में हालात और बुरे हो गए, जब अवैध खनिकों ने पातास प्रांत में 13 सोने के खदान कर्मचारियों को अगवा कर मार डाला। 30 दिन का शटडाउन और इमरजेंसी लगानी पड़ी। अब केवल वही कंपनियां दिन में काम कर सकती हैं जो रीइंफो वाली योजना में रजिस्टर हो, और इन पर सशस्त्र सुरक्षा रखनी पड़ेगी। ये दिखाता है कि कैसे संगठित अपराध शासन की कमी भर रहा है। मदरे दे डियोस, अमेज़न का सबसे जीवंत हिस्सा जहरीले टेलिंग से भर रहा है, जो मरकरी लेकर टैंपोपाड़ा नदी में घुसते हैं। ला रोया शहर, जो कभी दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में था, आज भी लेड से जूझ रहा है, WHO सीमा का 3 गुना। हर नई खदान प्रोजेक्ट पुराने घाव ताजा कर देता है। राजनीति शास्त्रियों की नजर में 2 बड़ी कमियां हैं। पहला, पार्टी फ्रैगमेंटेशन। बीते 10 सालों में कोई भी पार्टी संसद में 25% से ज्यादा सीट नहीं ले सकी, इसलिए रोज गठबंधन बनते बिगड़ते रहते हैं। दूसरा, 1993 का संविधान, जिसमें केंद्रीय सत्ताधारक को अधिक अधिकार दिए गए और मंत्री हटाने के लिए साधारण बहुमत ही काफी है, बिना नए चुनाव के। नतीजा, मंत्रालय ठप, बजट बिना खर्च किए रह जाता है। 2024 में क्षेत्रीय सरकारों ने अपना केवल आधा बजट खर्च किया। बारिश आई तो अधूरे पुल बह गए। 2016 से अब तक 6 राष्ट्रपति आगे और कई मंत्रिमंडल बदले गए। कांग्रेस की लोकप्रियता 10% से भी कम, फिर भी संवैधानिक फेरबदल से बची हुई है। नए चुनाव बुलाने की हर कोशिश ताकतवर गुटों ने रोकी। आखिरकार 12 अप्रैल 2026 को पेरू में राष्ट्रपति और संसद के चुनाव होंगे, जैसा कि राष्ट्रपति दीना बोलुआर्ते ने 25 मार्च को बताया। लेकिन तब तक न्यायपालिका और चुनाव आयोग भी राजनीतिक लड़ाई में फंसे रहेंगे। राज्य अब तटस्थ नहीं, कब्जे में लगता है, और वैधता के इस खालीपन में साजिशें, पॉपुलिज्म और गहरा अविश्वास पनप रहे हैं। भ्रष्टाचार के मामले अदालत तक पहुंचने में 9 साल लग जाते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पेरू को 180 देशों में 127वां रैंक दिया है। ब्राजील, कोलंबिया, चिली से भी नीचे। नेता जल्दी बदलते हैं, जवाबदेही मिट जाती है और साजिशें फल फूल रही है। कई प्रदर्शनकारी सच्चाई ये मानते हैं कि लीमा की बड़ी कंपनियां हर कैबिनेट को अपने हाथ में लिपटाए बैठी है। पेरू के संकट की जड़ में एक विरोधाभास है। एक ऊर्जा समृद्ध देश में गहरी असमानता और कमजोर संस्थाएं, जो महामारी से और बिगड़ गई। लीमा के पास वैक्सीन और प्राइवेट अस्पताल थे। दूर दराज के इलाकों को महीनों इंतजार करना पड़ा। राजधानी में ऑक्सीजन प्लांट खड़े किए गए। अमेज़न के कस्बों में 2 वेंटिलेटर थे। कोरोना ने 2.2 लाख पेरुवियनों की जान ली। आबादी के हिसाब से दुनिया में सर्वाधिक, और सरकारी खजाने को खाली कर दिया। जब वैक्सीन आई, राजनीति के झगड़े ने दूर दराज इलाकों में डोज पहुंचने में महीनों का फासला बना दिया। आज आंडीज में जो रोष गूंजता है, वो व्यक्तिगत नहीं, अपितु उन काले तमाम यादों से बुना है। तो अब पेरू का अगला कदम क्या होगा? कुछ विशेषज्ञ इसे 2000 के दशक के बोलिविया जैसा मानते हैं, जहां आदिवासी आंदोलनों ने नई सामाजिक संधि की मांग की थी। कुछ डरते हैं कि कोलंबिया की लंबी गृहयुद्ध यात्रा भी पेरू को छू सकती है।
अगर राज्य की वैधता टूटती रही। एक बात तय है, यथास्थिति टिकाऊ नहीं। गहरी राजनीतिक सुधार, न्याय संगत संसाधन बांटने की नीति और आदिवासी बहुमत की सच्ची मान्यता के बिना पेरू प्रदर्शन, दमन और पतन के इस चक्र से बाहर नहीं निकल पाएगा। फिर भी उम्मीद के संकेत दिख रहे हैं। अरेक्विपा विश्वविद्यालयों ने नया संविधान बनाने के लिए नागरिक प्रस्ताव तैयार किए। पानी की सुरक्षा और क्वेचुआ भाषा को सहौपचारिक दर्जा देने पर जोर। कुस्को में मेयर पार्टिसिपेटरी बजट ऐप चला रहे हैं ताकि गांव वाले हर सड़क के खर्च को नोट कर सकें। घोस्ट प्रोजेक्ट्स का इलाज। नेशनल सोसाइटी ऑफ माइनिंग, पेट्रोलियम एंड एनर्जी ने भी साफ पर्यावरणीय मानक का समर्थन किया, कहकर कि बिना सोशल लाइसेंस पेरू वैश्विक हरित ऊर्जा बूम से वंचित हो सकता है। पर यह विचार कांग्रेस में गढ़े हितों से टकराते हैं। जहां 25 पार्टियां कमेटी की चेयर के लिए दिन रात लड़ती हैं। विदेशी निवेशक सतर्क भी हैं, उम्मीद भी रखते हैं। हाँ, अल्पावधि में पूंजी पलायन और सुरक्षा खर्च चोट पहुंचाता है, पर पेरू की धरती में छिपा तांबा किसी भी सुर्खी से ज्यादा मायने रखता है। बिजलीकरण और बैटरी की दुनिया भर की होड़ मांग की गारंटी देती है। सवाल यह है कि क्या पेरू अपनी पुरानी सामाजिक संधि फिर से लिख पाएगा, उस वक्त तक जब तक निवेशक स्थायी अस्थिरता का दाम नहीं चुकाए, या सामाजिक गुस्सा देश को टुकड़े टुकड़े न कर दे। आम पेरूवियनों के लिए असली मुद्दा है इज्जत। वो इज्जत जो बनेगी बारिश से बचने वाले सड़कें, ऑक्सीजन वाले अस्पताल, इंटरनेट वाले स्कूल। एल पुएब्लो नो से रिंद, जनता हार नहीं मानती का नारा जो जाम सड़कों पर गूंजा। सिर्फ कास्टेलो का नहीं बल्कि 200 साल पुरानी समानता की मांग थी। अगर ये पुकार अनसुनी रही तो अगली लहर का निशाना सिर्फ राष्ट्रपति या संसद नहीं बल्कि पेरू की एकता के उस सपने पर होगा जिसे आज बिखरते देख रहे हैं। Like, comment, and subscribe.